हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 10 जून के। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सेशन की। पहली न्यूज़ है, NIPR गुवाहाटी ने कोविड-19 से सुरक्षा के लिए 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड विकसित किया। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी जो कि है NIPER गुवाहाटी, उसने कोविड-19 से सुरक्षा के लिए 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड, मल्टीलेयर मास्क और हैंड्स फ्री मल्टीटास्किंग ऑब्जेक्ट विकसित किया है। रोगाणुरोधी फेस शील्ड अत्यधिक सुरक्षात्मक और पारदर्शी और पहनने में काफ़ी आसान है। इस मास्क की जो पहली परत है वो एंटीबैक्टीरियल आवरण है, जबकि दूसरी परत सैनिटाइजिंग है और तीसरी परत में अतिरिक्त माइक्रोबियल हमलों को रोकने के लिए औषधीय कण होते हैं। संस्था द्वारा बनाए गए उत्पाद उपयोगकर्ता के अनुकूल व मजबूत हैं और इन्हें सैनिटाइजर या किसी अल्कोहल युक्त कीटाणुनाशक से साफ करना बहुत ही आसान है। संस्था ने बड़े पैमाने पर विनिर्माण और अपने 3D मुद्रित रोगाणुरोधी फेस शील्ड के व्यवसायीकरण के लिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड पुणे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए 3D प्रिंटेड एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड किस संस्थान ने विकसित की है? NIPER गुवाहाटी, ICMR दिल्ली, DRDO दिल्ली, NIV पुणे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, यानी कि NIPER गुवाहाटी। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। CBIC ने बेंगलुरु और चेन्नई में एक प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम लॉन्च किया है। जो CBI से यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने बेंगलुरु और चेन्नई में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम तुरंत कस्टम है। और तुरंत कस्टम्स में जो व्यवसाय करने में आसानी के लिए एक ये मेगा सुधार किया गया है। इसमें आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में बहुत मददगार साबित होगा। यह कार्यक्रम आयातों को सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफेरेंस को समाप्त करने और पूरे देश में मूल्यांकन में एकरूपता प्रदान करेगा। आयातकों को अब आयात बंदरगाह के बाहर स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दूरस्थ रूप से मूल्यांकन किए जाने के बाद सीमा शुल्क से अपना माल प्राप्त करना होगा। और अब चेन्नई में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन बेंगलुरु में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, और इसके विपरीत बेंगलुरु में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन चेन्नई में स्थित सीमा शुल्क के अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। बेंगलुरु और चेन्नई में तुरंत कस्टम्स की शुरुआत अखिल भारतीय रोल आउट का पहला चरण होगा, जो कि इस साल 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि फटाफट से जो कस्टम क्लियरेंस है वो हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट में जो भी समस्या आती थी, जो भी टाइम लगता था, वो टाइम की जो है बचत होगी। पहले चरण में बेंगलुरु और चेन्नई के बंदरगाहों और हवाई अड्डों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी का आयात किया जाएगा। अब जो क्लियरेंस है वो किसी भी यानी कि अगर चेन्नई में कोई आयात किया गया सामान है तो उसका मूल्यांकन बेंगलुरु में स्थित सीमा शुल्क के अधिकारी जो हैं वो कर सकते हैं, और इसी तरह से बेंगलुरु में कोई सामान आयात होना है तो उसका चेन्नई में जो सीमा शुल्क अधिकारी हैं वो उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए हम इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। कार्यक्रम तुरंत कस्टम के संबंध में क्या सही है? इसे हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने बेंगलुरु और चेन्नई में लॉन्च किया है। दूसरा, यह कार्यक्रम आयातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफेस को समाप्त करके और पूरे देश में मूल्यांकन में एकरूपता प्रदान करेगा। आपको कोर्ट से जवाब देना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो पहला और दूसरा दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों ही सही हैं तुरंत कस्टम्स के बारे में। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। DIIT पुणे ने नैनो प्रौद्योगिकी आधारित निसंक्रामक स्प्रे अनन्या विकसित किया है। हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित निसंक्रामक स्प्रे अनन्या विकसित किया है। यह जो स्प्रे है ये सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करने में उपयोगी है। इस स्प्रे का उपयोग मास्क, PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, साथ ही अन्य संभावित दूषित सतहों जैसे चिकित्सा उपकरणों, एलिवेटर बटन, डोर नॉब्स, कॉरिडोर और कमरों में किया जा सकता है। यह नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेड फॉर्मुलेशन न केवल कोरोना वायरस को मानव शरीर में प्रवेश करने से रोकेगा, बल्कि यह वायरस को मास्क और PPE के संपर्क में आते ही मार देगा। तो ये स्प्रे काफ़ी अच्छा ये विकसित किया गया है
और यह पानी पर आधारित स्प्रे है और स्प्रे के बाद 24 घंटे तक से अधिक समय तक यह प्रभावी रहेगा। तो ये जो स्प्रे है ये पानी पर आधारित है और ये 24 घंटे तक इसका असर रहेगा, ये काम करेगा। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विकसित अनन्या एक डैश है। ये नैनो प्रौद्योगिकी आधारित निसंक्रामक स्प्रे है, कोई वाहन है, धान की कोई नई प्रजाति है या नया ग्रह है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है कि जो हाल ही में विकसित किया गया है अनन्या जो है वो एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित निसंक्रामक स्प्रे है। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने अर्पित हवाई बचाव वाहन का निर्माण किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अर्पित नाम के हवाई बचाव वाहन का निर्माण किया है और इसका जो डिज़ाइन है वो स्वास्थ्य मंत्रालय, अस्पतालों और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वालों के नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड और अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार किया गया है। इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो डेवलपमेंट है वो इंडिजिनस किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा और स्वदेशी टेक्नोलॉजी से विकसित प्रणाली जो है इसकी लागत सिर्फ 60,000 रुपये है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी लागत जो है वो सिर्फ 60,000 रुपये है, जो कि इसी तरह की आयातित जो प्रणाली है उसकी लागत 60 लाख की जो उसके मुकाबले यह बहुत कम है, इसकी लागत बहुत कम है और ये बहुत बढ़िया कार्य करता है। इसका उपयोग दूरदराज के इलाकों से कोविड-19 के गंभीर रोगियों को निकालने में किया जाएगा। यहाँ आप इसको फोटो देख सकते हैं इसका निर्माण विमान बनाने में काम आने वाली बहुत हल्की परमाणु सामग्री से किया गया है, इसीलिए जो इसकी लागत है वो बहुत ही कम है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जितने भी जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानदंड हैं, वो सारे जो है उसमें फॉलो किए गए हैं इसको बनाते समय। और जो भी कोविड-19 से गंभीर रोगी होंगे उनको दूरदराज इलाकों से जो है निकालने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी काम आएगा। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। अर्पित नाम के हवाई बचाव वाहन के संबंध में क्या सही नहीं है? इसका निर्माण भारतीय वायुसेना ने किया है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसका उपयोग दूरदराज के इलाकों से कोविड-19 के गंभीर रोगियों को निकालने में किया जाएगा, यह कथन भी सही है। इसका निर्माण विमान बनाने में काम आने वाली बहुत हल्की प्रमाणित सामग्री से किया गया है, यह भी कथन सही है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी से विकसित इस प्रणाली की लागत आयातित विदेशी प्रणाली से अधिक है, यह जो स्टेटमेंट, ये जो कथन है ये गलत है क्योंकि इसकी जो लागत है वह काफ़ी कम है, वो 60,000 रुपये है और जबकि जो आयातित विदेशी प्रणाली है उसकी सेम प्रणाली अगर होगी तो उसकी कीमत 60 लाख रुपये है। चलिए अब हम अगली न्यूज़ देखते हैं। ठाणे के एक इंजीनियर ने दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है, तो ये बहुत ही एक मेजर अचीवमेंट है भारत के लिए कि जो 23 वर्ष का इंजीनियर है ठाणे में, प्रतीक तिरोड़कर, उसने दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है। यह रोबोट खासतौर पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, अतः इसका नाम कोरो बॉट रखा गया है। कोरो यानी कि कोरोना से उत्पन्न और बॉट यानी कि रोबोट से लिया गया एक शब्द है, इसीलिए इसका नाम कोरो बॉट रखा गया है। यह नर्स, वार्ड स्टाफ या अन्य देखभाल करने वाले लोगों के बिना कोरोना के रोगियों की देखभाल कर सकता है। यह रोबोट स्वतंत्र रूप से भोजन, पानी, पेय पदार्थ, दवाइयाँ और यहाँ तक कि कुछ अच्छी सलाह भी रोगियों को देता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 ना कि भारत के लिए एक चैलेंज लेकर आया है, परंतु ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया है, क्योंकि जहाँ पर एक जगह चैलेंजेस इस रूप में है कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, ये एक मेजर चैलेंज है और जो इकोनॉमी पे इसका असर पड़ रहा है वो एक मेजर चैलेंज है, लेकिन साथ में ये एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारत जो स्वदेशी बना रहा है, इंडिजिनसली उनको डेवलप कर रहा है, तो कोविड-19 कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है भारत के लिए और इस अपॉर्चुनिटी का जो लाभ है वो काफ़ी जो लोग हैं वो उठा रहे हैं। भारत में अब हम जो पीपीई किट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रहे हैं और जो हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो बात कही थी उसकी दिशा में सही कदम उठा रहे हैं। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। ठाणे के एक इंजीनियर ने हाल ही में कोरोबॉट बनाया है, यह क्या है? एक विशेष वाहन है, एक दवाई है, इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है या मकड़ी की एक नई प्रजाति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आईआईटी हैदराबाद ने कोविड-19 परीक्षण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद यानी कि आईआईटी हैदराबाद ने के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के परीक्षण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक टेस्ट किट विकसित की है। इस किट की लागत बहुत कम है और जो इम्पोर्टेड टेस्ट किट्स हैं उससे तो बहुत ही कम है और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, तो ये इसको हम काफ़ी मात्रा में बना सकते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। कीमत भी कम है और ये लगभग सिर्फ 20 मिनट में परिमाण दे सकती है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये रिवर्स ट्रानियन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फ्री है, यानी कि जो किट है वो रिवर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर काम करती हैं और यह किट जो है इस रिएक्शन से फ्री है और नई प्रक्रिया से छुटकारा दिलाती है। जो अभी टेस्ट किट होती हैं वो RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रानियन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर आधारित होती हैं और ये जो किट डेवलप की गई है IIT हैदराबाद के द्वारा, यह RT-PCR जो टेक्नोलॉजी है उससे फ्री है और इसमें कई प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा और ये रिजल्ट जो है 20 मिनट में देगी और इसकी लागत भी बहुत ही कम है। कोविड-19 परीक्षण के लिए इन किटों को हल्के होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जाया जा सकता है। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 परीक्षण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट किस संस्थान ने विकसित की है? IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई, IIT हैदराबाद और IIT खड़गपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि IIT हैदराबाद। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत और डेनमार्क के मध्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो हाल ही में भारत और डेनमार्क के मध्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह जो समझौता ज्ञापन है इसके तहत एक कार्यदल बनाया जाएगा और दोनों देशों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इसके सह अध्यक्ष होंगे। इस समझौते ज्ञापन से समुद्री पवन ऊर्जा के विकास, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, पूर्वानुमान, ग्रिड से में लचीलापन लाने और ग्रिड कोड को समेकित करने, विद्युत उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। बात करें डेनमार्क की तो यह एक स्कैंडिनेवियाई देश है जिसमें जूटलैंड प्रायद्वीप और अन्य द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी कोपनहेगन है और मुद्रा डेनिश क्रोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेनमार्क की लोकेशन। ये एक स्कैंडिनेवियन देश है और इसकी जो राजधानी कोपनहेगन है और जो मुद्रा है वो है डेनिश क्रोन। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और डेनमार्क के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? महासागरीय, ऊर्जा, खनन या सैन्य सुरक्षा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि ऊर्जा। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपदन अभियान शुरू किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने संपदन अभियान शुरू किया है। यह अभियान पुलिसकर्मियों के मध्य आत्महत्या और फ्रेटरीसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए है। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और साथ ही में फ्रेटरीसाइड का मतलब है कि अपने भाई या बहन की हत्या करना। तो ये जो केस है ये काफ़ी देखे गए हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसी के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने संपदन जो अभियान है वो शुरू किया है। अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करें, बीते 2 वर्ष की अगर हम बात करें तो 50 के करीब जो पुलिस पर्सोनल है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में उन्होंने आत्महत्या की है। तो इसी के चलते सरकार ने ये कदम उठाया है। अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े पुलिस अधीक्षक हर शुक्रवार को अपने जिले में परेड करेंगे। साथ ही अवसादग्रस्त अधिकारियों को चिकित्सा उपचार और परामर्श भी अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह अभियान सभी जिला मुख्यालयों पर पुलिसकर्मियों के लिए योग कक्षाओं की व्यवस्था भी करेगा। यानी कि जो भी स्ट्रेस में है पुलिस वाले उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनके लिए जो भी चिकित्सा उपचार जो भी उनको दिया जाना चाहिए वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही में उनके यदि कोई उनको समस्या है, उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको भी एड्रेस किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और यदि ये सफलता होती है तो शायद ये पूरे देश भर में एक मॉडल की तरह काम करे। चलिए हम लोग इससे जुड़ा प्रश्न देखते हैं। उससे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानते हैं। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 10 छत्तीसगढ़ी और 6 गोंडी भाषी दक्षिण पूर्वी जिलों को विभाजित करके राज्य का गठन किया गया था। यह मध्य भारत का एक विशाल वनाच्छिद्र राज्य है जो अपने मंदिरों और झरनों के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ का जो राज्य पशु है वो जंगली एशियाई भैंस है और राज्य पक्षी पहाड़ी मैना है। राज्य का देश में क्षेत्रफल के मामले में 9वां स्थान है। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं। आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की मैप में। तो इसको जो बाउंड्री है जिसके साथ शेयर करता है, उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है अपनी बाउंड्री। इधर झारखंड, इधर उड़ीसा, इधर मध्य प्रदेश,
और इधर तेलंगाना के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। चलिए इससे जुड़ा हम एक प्रश्न देखते हैं। पुलिस कर्मियों के मध्य आत्महत्या और फेट्रिसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए संपदन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरला और छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है ये अभियान। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। सुश्री जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन। हाल ही में सरकार ने सुश्री जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। यह जो टास्क फोर्स है इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर कम करने और पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों को की जांच करना है। यह टास्क फोर्स 31 जुलाई 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कार्यदल अपनी सिफारिशों के समर्थन में उपयुक्त कानून और अथवा मौजूद कानूनों में संशोधन का भी सुझाव देगा। साथ ही कार्यदल इन सिफारिशों को लागू करने के लिए समय सीमा के साथ एक विस्तृत योजना भी तैयार करेगा। देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मातृ मृत्यु दर है, सरकार का यह एम है कि इसको कम करना है और जो महिलाओं में और जो बच्चों में जो पोषण का स्तर कम है उस पोषण के स्तर में सुधार करना है, क्योंकि जो एनीमिया की जो समस्या है वो बहुत देखी गई है बच्चों में भी और महिलाओं में भी, तो उसको भी कम करने की आवश्यकता है ताकि जो हेल्थ बर्डन है, ओवरऑल जो भारत में हेल्थ बर्डन है उसको जो है कम से कम किया जा सके। तो चलिए इससे जुड़ा हम एक प्रश्न देखते हैं। जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? शहरी विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, समाज कल्याण और आधिकारिकता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजन गैस के कुएं में विस्फोट। हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजन गैस के कुएं में विस्फोट हुआ है। यहां 27 मई की सुबह से ही कुएं से प्राकृतिक गैस लगातार लीक हो रही है। इससे आसपास विभिन्न प्रकार की मछलियों और एक लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन की मौत हो गई है और स्थानीय लोगों की आंखों में जलन, सिरदर्द जैसे लक्षण भी सामने आए हैं। इस स्थान से मात्र 900 मीटर दूर स्थित दिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ने की आशंका है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो दिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है और जबकि इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन भी शामिल है, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है वो मीथेन का होता है। और मीथेन की बात करें तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो GWP होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस रहते हैं और इसकी वजह से अस्थमा की भी शिकायत होती है और क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल गैस है तो ये आग भी पकड़ सकती है। यह गैस घरों में खाना पकाने और वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कि प्राकृतिक गैस। साथ ही इसका उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक और अन्य व्यवसायों में भी किया जाता है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजन गैस कुएं में किस गैस के रिसाव के कारण विस्फोट हो गया है? स्टाइरीन गैस, प्राकृतिक गैस, इथेलीन गैस और मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृतिक गैस। स्टाइरीन गैस जो है वो हाल ही में विशाखापट्टनम में जो एक गैस लीकेज हुआ था वहाँ पर ये लीक हुई थी और जो कंपनी थी LG पॉलीमर्स इंडिया, इसको पूर्ण तरह से जो है जिम्मेदार ठहराया है NGT ने कि इनकी लापरवाही के कारण जो गैस प्लांट था उसमें उसको देख रेख ना करने के कारण यह जो गैस है इसका लीकेज हुआ है और इसीलिए जो LG पॉलीमर्स है उसको मुआवजा देना पड़ेगा पूरे जान माल की हानि के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पूरे जो डेली करंट अफेयर्स हैं 10 जून के वो कवर कर लिए हैं, साथ ही हमने उससे जुड़े अहम प्रश्न भी देख लिए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे और बहुत सारा जो ज्ञान है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है उसको एकत्रित कर रहे होंगे। और आप ये जो करंट अफेयर्स है वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और यूँ ही हमारे साथ तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।